नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और उनसे आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैव वानिकी अर्थात बायोनिक्स। बायोनिक्स शब्द जो है बायो और नॉमिक्स से बना हुआ है। किससे बना है ये शब्द? बायो और नॉमिक्स से। बायो शब्द का तात्पर्य होता है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स का शब्द होता है नोमोस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम से, लॉ से। मतलब बायोनॉमिक्स मतलब क्या है? जीवन से संबंधित नियम। इस प्रकार बायोनिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम नियम। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है, जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये बायोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जीवन के नियम, मतलब एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है? पर्याय है। अब देखिए जैविक आवर्धन क्या होता है। जैविक आवर्धन जैसे जहाँ तक जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा होने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रदूषक है जो आहार श्रृंखला में शामिल हो गया और वह धीरे धीरे उसकी सांद्रता आहार श्रृंखला में क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और वह क्या हो रहा है? ऊतकों में सम्मिलित होकर जमा होता जा रहा है। तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। कई बार क्या होता है, इंग्लिश में लिखा रहेगा बायो मैग्निफिकेशन, ये ध्यान रखने की बात है। जैविक आवर्धन मतलब क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। जैसे डीडीटी है, मान लीजिए डीडीटी क्या है? एक प्रदूषक है। यह जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब अगर ये पर्यावरण में सम्मिलित हो गया तो ये निम्नीकरण इसका नहीं होता, और ये आहार श्रृंखला में शामिल होकर मनुष्य तक ये पहुंच जाता है। अन्य जीवों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। एक ऐसा रसायन है डीडीटी जो जैविक रूप से क्या होता है? ये नष्ट नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, और द्वितीय स्तर पर उससे अधिक तथा तृतीय स्तर पर सभी सबसे अधिक होता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए अगर ये खाद्य श्रृंखला में शामिल होता है डीडीटी, मान लीजिए छिड़काव इसका पौधों पे या कहीं किया, इनके संपर्क में डीडीटी के छिड़काव के कहीं संपर्क में पौधे अगर आ रहे हैं, तो ये क्या है? पौधों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ये क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाता है, और प्राथमिक स्तर पर इसका क्या है? सांद्रण सबसे कम रहता है। और जैसे ही पौधों को फिर उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय पोषण स्तर पर पहुंचता है, तो उसका सांद्रण प्रथम पोषण स्तर से अधिक रहता है, और तृतीय स्तर पर इसका सांद्रण और अधिक हो जाता है। जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ ये चलता है, तो इसके सांद्रण में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप एक तृतीय को भोगता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर घास पारितंत्र है, उसमें जो है घास में और टिड्डे में, मेढक में और सांप में, किसमें जो है डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक होगा? तो किसमें सबसे अधिक होगा? ये सांप में सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि डीडीटी का सांद्रण जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, इसका सांद्रण क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय कि डीडीटी एक कीटनाशक है। तो ये कीटनाशक है, इसका छिड़काव किया जाता है मनुष्यों द्वारा फसलों के ऊपर, और इस माध्यम से क्या होता है? ये पोषण श्रृंखला में ये शामिल होता है। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। तो हम लोग देखे थे जीवन से संबंधित नियम या प्रबंधन। एक इसमें इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ है जीवन से संबंधित नियम है, न कि मैनेजमेंट है। तो एक आप ध्यान रखने की बात है। यह पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक तंत्र के पर्याय के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ये भी बात सही, मतलब इसमें पहला वाला गलत है और 2 और 3 सही है। इसके बाद देखिए पारसी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो अगर आप यहाँ देखेंगे टिड्डा, यहाँ भेड़ होना चाहिए, भेड़ है, मवेशी। अगर इसमें देखें कि क्या हो, किसमें शामिल होगा ये, तो सांप में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये तृतीय पोषण स्तर पे सांप आता है। इसके बाद देखिए जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऐसे समझ लिए कि पारिस्थितिक तंत्र अगर कोई है, उसमें क्या होता है? जैविक तत्व और अजैविक तत्व। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्व क्या होते हैं? जैविक प्रवस्था में जाते हैं, और फिर वो जैविक तत्वों का क्या होता है? अपघटकों, जो वियोजक होते थे, जो वियोजक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करते हैं? उनको अजैविक रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं।
और अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में कैसे पुनरागमन होता है, कैसे ये जाते हैं, तो ये जैसे प्रकाश, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में पादप क्या करते हैं, प्रकाश के जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जैविक तत्वों को ग्रहण करते हुए वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये जैविक प्रावस्था में इनको चेंज करते हैं। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है कि चक्र जो भू रासायनिक चक्र होते हैं सामान्यतः दो प्रकार का होता है, गैसियस चक्र होता है, गैसी चक्र होता है और अवसादी चक्र होता है। ये जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और ये जो है पोटेशियम, इन सबसे रिलेटेड जो चीज होता है ये अवसादी साइकिल होती है। और जो गैसी वाले होते हैं वो ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। यहाँ देखिए सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो होते हैं ये अवसादी चक्र इनका होता है। ध्यातव्य है कि जल चक्र को ओडम ने गैसी चक्र में सम्मिलित किया था। अगर ये पूछा जाए कि ओडम के अनुसार जो है जल चक्र क्या है, तो एक गैसी जो है चक्र है। इसके बाद देखिए एक शब्द और आता है प्राकृतिक में, पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। उदाहरणतया घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। ये बेसिकली यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैविक अनुक्रमण का तात्पर्य बस यहाँ पे ये होता है कि सीक्वेंस वाइज एक जैसे अगर कोई प्लेस है जहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ये धरातल है, यहाँ पे मान लीजिए किसी कारण से पहले से ही कोई वनस्पति नहीं इस धरातल पे, या कोई वनस्पति थी वो समय के साथ आग लगने से किसी कारणवश क्या हुई वो नष्ट हो गई। तो एक तरह से एक ऐसा ऐसा धरातल है जहाँ पे उस समय कोई वनस्पति नहीं, अगर ऐसी कल्पना की जाए तो, चाहे वो पहले से वहां पे नहीं है या पहले रही हो किसी कारणवश वो नष्ट हो गई हो। इस जगह पे सबसे पहले घासें, लाइकेन, ये सब उगेंगे। उसके बाद घास में वो परिवर्तित होगा, फिर समय के साथ वहां वृक्ष बढ़ते जाएंगे, फिर समय के साथ वो वृक्षों की ऊंचाई जो है, बड़े लंबे जो वृक्ष होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो क्रम चलता है इसी को बोलते हैं पार्श्विक अनुक्रमण या जैविक अनुक्रमण। इसको एक शब्द और बोलते हैं जैविक अनुक्रमण भी बोला जाता है। एफ क्लीमेंट ने क्या किया था, एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण, सक्सेशन इसको बोलते हैं, ये अनुक्रमण को सक्सेशन इंग्लिश में बोला जाता है, अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। उनके अनुसार क्या था, अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही, इसके बाद एक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए जो मेन चीज है, इसका सही क्रम अभी हम लोग देखने बताएं। इसमें जो मेन चीज मैंने बताया कि इसमें एक चीज ये रहता है कि धरातल पे क्या होता है, पहले कुछ नहीं होता, फिर समय के साथ जैसे लाइकेन हुआ, फिर घासें हुई थोड़ा सा उससे लंबी, फिर झाड़ियां हुई, फिर छोटे वृक्ष हुए, फिर वो बड़े वृक्षों में। तो ये जो क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होता है इसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो जैविक अनुक्रमण का सही जो क्रम यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहली अवस्था क्या होती है, नगनीकरण या न्यूडेशन जिसको बोलते हैं। या तो वो उस धरातल पे क्या होगा, कोई भी वनस्पति नहीं होगी, उस धरातल पे कोई भी वनस्पति नहीं होगी। कल्पना कीजिए कि जैसे ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, या तो यहाँ से स्टार्ट होता है, या तो वो उस जगह अगर मान लीजिए पहले कोई वनस्पति थी, आग लग गई या कोई और ऐसी दुर्घटना हुई जिस वजह से वहाँ की वनस्पति या सारी वनस्पति क्या हुई, धरातल पे नष्ट हो गई, धरातल पे एकदम न्यूडेशन अवस्था में, नगनीकरण अवस्था में है। फिर वो प्रवास होता है कि वहाँ कोई कोई ऐसा जो है पौधा आ जाए या कोई और चीज, या वहाँ पे ऑटोमेटिकली मान लीजिए कोई ऐसी जो है प्रजाति वहाँ पे उगना शुरू हो जाए, फिर इसको बोलते हैं आस्थापन। मतलब उस वो जो प्रवास करके कोई प्रजाति, पौधे की जो प्रजाति है, घास की जो भी आई हुई, वो जो है क्या करेगा, वहाँ पे वो धीरे धीरे फिक्स मतलब उगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रिएक्शन, तो जो एक प्रजाति उगी है उसके धीरे धीरे क्या अनेक प्रजातियां वहां उगेंगी, कुछ लंबी होंगी, तो एक रिएक्शन चलता है। फिर धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन होता है, अस्थिरीकरण हो जाता है, जब अंतिम अवस्था में वहां पे बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं और वो एक तरह से वो पूरा जो सिस्टम, इकोसिस्टम वहां क्या है वो स्थिरीकरण की अवस्था में आ जाता है। फिर वो पूरा धरातल क्या होता है, कहीं घास रहेंगी, कहीं और चीज, मतलब एक तरह से वहां पे पूरे जंगल की उपस्थिति हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने द्वारा किया गया था। एक बार प्रश्न पूछा हो, ये प्रश्न पूछ भी सकता है दोबारा भी, पारिस्थितिक संक्रमण जो है ये इसकी अवधारणा कौन दिया था, तो जॉन डब्ल्यू बेनेट ने इसको दिया हुआ। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में दिया था। तो इनकी जो जॉन बेनेट की पुस्तक अगर का नाम याद है तो आप ये समझ जाएंगे कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की संकल्पना कौन दिया हुआ था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर
बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, सेरे। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेरे बोलते हैं। तो ये एक सेरे का ही कॉन्सेप्ट है, सेरे। तो ये क्या है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, जैसे इसको सेरे बोलते हैं। प्रश्न को देख लेते हैं, प्राचीन तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या बोलते हैं, तभी हम लोग देखते हैं तत्वों का चक्र क्या बोला जाता है, भू जैव रासायनिक चक्र या भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। निम्नलिखित भू रासायनिक चक्रों से किसमें चट्टानों अक्षय के प्रवेश को रोकने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं। तो ये हम लोग अभी देख रहे थे कि अवसादी वाला जो रहता है, अवसादी चक्र जो रहता है या इस तरह से, तो ये कौन सा होता है, फास्फोरस होगा इसमें। ठीक है, ये क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र किसमें चट्टानों के अक्षय में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं, कौन सा, फास्फोरस चक्र हो जाएगा। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य से चट्टानों के अक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय के कटाव और खनन गतिविधियों द्वारा क्या होता है, अक्षय चक्र में प्रवेश करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये चट्टान में जो पाया जाता है ये फास्फोरस ही पाया जाता है, इसलिए ये चक्र यहाँ पे। घास फसलों में वृक्ष पार्श्विक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो इसमें जो है जल की सीमाओं और आग के कारण। तो ये क्या होता है कि घास फसलों में वृक्ष पार्श्विक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो जल की सीमाओं और आग, जल की सीमाओं और आग का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी पार्श्विक तंत्र में घास स्थल है जहाँ पे यहाँ घास पाया जा रहा है, अब यहाँ पे वृक्ष उगेंगे धीरे धीरे, तो वृक्ष उग सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जल की सीमा, तो जल की कमी जो है, वो जो घास स्थल है वो ऐसे प्लेस पे पाया जाता है कि वहाँ पे घास के अनुकूल ही जलवायु पाई जाती है, उसी के अनुकूल वहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। तो जल की सीमा, मतलब जल की कमी के कारण ये बहुत लंबे या बहुत ऊंचे, या ऐसा नहीं हो सकता कि घासों को क्या करें, बहुत सघन रूप से उग के प्रतिस्थापित कर सकें, क्योंकि जब उगेंगे तो जल की कमी इनको बहुत जल्दी नजदीक नजदीक उगने नहीं देती। दूसरा रीजन क्या होता है, इन केस मान लीजिए अगर योग भी गए किसी रीजन से, तो उसमें आग की घटना के द्वारा क्या होता है, वो वृक्ष क्या होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वहां पे घास भूमि ही बसती है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुकरण की व्यवस्थाओं को सही क्रम, ये मैंने बताया था कि नगरीकरण, प्रवास, फिर आस्थापन प्रक्रिया, स्त्रीकरण, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये हमने ऊपर इसको देखा हुआ था, और ये क्रम ओडम नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया हुआ था। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा जो हम लोग अभी देख रहे थे, बेनेट ने दिया हुआ, इसको इन्होंने पुस्तक लिखी, बेनेट ने, जॉन डब्ल्यू बेनेट ने पुस्तक थी, द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन। समुदाय का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, ये बोलता है सेरे या सियर, इसको बोलते हैं सेरे या सियर। इसको नेक्स्ट अभी चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो अभी हम लोग पढ़ते जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके बाद जो डिफरेंट पारिस्थितिक आंदोलन हुए हैं उनको देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए जागरूक व्यक्तियों ने क्या किया है, समय समय पर आंदोलन चलाया। तो ये पारिस्थितिक तंत्र की साम्यावस्था क्या होती है, साम्यावस्था कुछ इस तरह से होती है, जैसे अगर ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल तबीयत, उसको अगर सर्दी जुकाम हल्का फुल्का है, तो ऑटोमेटिक अपने आप को क्या होता है, वो सही हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा तबीयत उसकी बिगड़ जाए तो ऑटोमेटिक वो सही नहीं होगा, उसको दवा लेना पड़ेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र की साम्यावस्था का मतलब यही होता है कि अगर पारिस्थितिक तंत्र में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है, थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है, थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, थोड़ा बहुत वनों को काटा जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर वहां पे पेड़ उग जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, अपने आप को सही कर लेता है। लेकिन अगर जो है, अगर उसकी एक लिमिट से ज्यादा उसको कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो अपने आप सही नहीं होता है। तो जब पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण होने लगा, तो इसको समय समय पर बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। बेसिकली जब पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहां पे महिलाएं और जो लोग उसका आंदोलन करता थे, वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे कि भाई अगर आपको काटना है तो हमको काटिए, हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो इसीलिए इसको, इसका जो नाम पड़ा, इसको बोला गया चिपको आंदोलन। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी होंगी और पेड़ों को नहीं काटने दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट है 26 मार्च 1974, और कौन दूसरे आंदोलन का नेतृत्व, गौरा देवी। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण का मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाद में हुआ, नर्मदा नदी के ऊपर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है। एपिको आंदोलन जिससे संबंधित दक्षिण भारत का पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था, यह कर्नाटक में हुआ था। तो नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली मध्य प्रदेश में जो परियोजनाएं बन रही थी उससे रिलेटेड था, और एपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित था। प्रश्नों को देख लेते हैं। पारिस्थितिक की अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा नारा था।
तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता का मतलब है कि आप जो है लगातार स्टेबल रूप से परिस्थिति को कम से कम चेंज करने का प्रयास करें। यह नारा था चिपको आंदोलन का। ये उत्तराखंड में बेसिकली चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये कहाँ पे इसका प्लेस था, उत्तराखंड में था। इसके बाद जो है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? क्या घड़ियाल से था, बाघ से था, पादप प्रजनन से था? नहीं, पादप संरक्षण से था। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म्स आता है प्लास्टिक पदछाप और मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसको देख लेते हैं। प्लास्टिक तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। प्लास्टिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, उसको प्लास्टिक पदछाप बोलते हैं या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। बेसिकली क्या है इसके कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए अगर एक मनुष्य है तो वो उसकी मतलब जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको कितना प्लास्टिक तंत्र के घटकों की उसको आवश्यकता है। होता क्या है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में लोग आवश्यकता से अधिक चीजों का उपभोग करते हैं, जिनको जिससे जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उपभोग करते हैं। अगर किसी को एक कार की जरूरत है तो पता लगा अगर उसके पास इनकम है तो वो 2 कार रखा हुआ है। अगर उसको सामान्य बाइक से उसका काम चल सकता है, भले उसको 4-5 किलोमीटर ही जाना हो, लेकिन वो जो है दिखावे के लिए वो बड़ी गाड़ियां रखता है, रॉयल एनफील्ड गाड़ी रखेगा, जिससे कि हाँ वो ठीक है, उसको लगे कि हम जो है अपने आप को एक उसकी पहचान सुनिश्चित हो कि भाई हम ऐसी गाड़ी से चलते हैं। इससे होता क्या है, इससे नुकसान होता है किसको, पर्यावरण को। तो बेसिकली एक जो मिनिमम आवश्यकता है जिससे आपका काम चल जाए उसको प्लास्टिक फुटप्रिंट कहा जाता है। इसके अंदर मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया, तो मतलब एक ओवरऑल मनुष्य जो है कार्बन कितना उत्सर्जन करता है, उसको कितना किया जाना चाहिए। अविवेकशील जीवन शैली या उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, ये पदछाप के आकार को बढ़ा देते हैं। तो जब आप जितना आपकी लिमिट है उससे ज्यादा फिर आप यूज करने लगते हो, तो फिर क्या होता है वो फुटप्रिंट का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये फुटप्रिंट की एक संकल्पना देख सकते हैं, तो इसमें अगर आप देखें कि मोटर वाहन से उत्सर्जन हो रहा है, सीवेज का उत्सर्जन है, जल का उपयोग अधिक हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग है। इससे क्या हो रहा है, हर हर प्रति व्यक्ति जो फुटप्रिंट है, कार्बन जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन उत्सर्जन हो रहा है, दीर्घकालीन क्षति, आर्थिक कार्बन कार्बन का सामाजिक मूल्य, सोशल कास्ट इसको बोलते हैं। मतलब क्योंकि अगर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे है कि कार्बन उत्सर्जन का यहाँ जो लिखा हुआ है कि कार्बन का सामाजिक मूल्य क्या है, तो मतलब प्रदत्त वर्ष में एक कोई वर्ष दिया हुआ है, 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन जो क्षति होती है आर्थिक मूल्य के रूप में, उसको कार्बन का सामाजिक मूल्य बोला जाता है। कि अगर 1 टन उत्सर्जन आपने कार्बन कर दिया किसी वर्ष में, तो कितना उससे नुकसान हो रहा है। मानव समुदाय व देश की अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने प्लास्टिक प्रस्ताव के आकार को सम्यक बना सकता है। मतलब अगर आप सही नीति बनाएं, कम से कम उपभोग करें, विवेकपूर्ण उपभोग करें, तो क्या होता है फुटप्रिंट का जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसका क्या है, पदछाप फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब वही उसको हिंदी कर दिया पद और छाप, तो ये जो है ये कम हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक पदछाप या पदचिन्ह प्लास्टिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल वही बात है, वो एक मापक है कि आप कितना आपको यूज करना है। यह इंसान की मांग की तुलना में पृथ्वी की प्लास्टिक की पुनरुत्पादन क्षमता से करता है। मांग की तुलना पृथ्वी की प्लास्टिक की पुनरुत्पादन, कहने का मतलब ये कि जैसे आप मान लो जल को उपभोग कर रहे हो, तो आप जितनी मांग कर रहे हो, जितनी ले रहे हो आप, क्या उतना फिर से प्लास्टिक रूप से जल वहां पे उपलब्ध हो पा रहा है? तो ये उसकी मतलब उसकी बात करता है कि कितनी आपकी मांग है और कितनी जो है उसकी पुनर्त्पादन क्षमता है। अगर वो पुनर्त्पादन क्षमता से अधिक बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आपका प्लास्टिक फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है और जो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। प्लास्टिक पदार्थ की माप इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। इसकी जो माप है कि माप की जो इकाई है, इकाई क्या है, वो भूमंडलीय हेक्टेयर में किया जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में किया जाता है। ध्यातव्य है कि प्लास्टिक तंत्र मानव व प्रकृति की विभिन्न सेवाएं, तो वो सिंपल सी चीजें, प्लास्टिक तंत्र क्या करता है, मानव और प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ये प्लास्टिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। समर्थन सेवा का मतलब वो सपोर्टिव जो सर्विसेज हैं, ये चीज है। तो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ये पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं का मतलब है जो पारिस्थितिक तंत्र या जो इकोलॉजिकल सिस्टम हो हमको क्या सर्विसेज देता है। जैसे एक होता है व्यवस्था सेवाएं, ठीक है। व्यवस्था सेवाएं क्या है, खाद्यान्न है, जल का उत्पादन है, ये सब। नियंत्रण सेवाएं क्या है, जलवायु और रोग का नियंत्रण है। समर्थन सेवा क्या है, पोषण चक्र, फसल परागण,
सांस्कृतिक सेवाएं क्या है? आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, ये सब जो सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र देता है वो आपको क्या करता है? ये सांस्कृतिक सेवाएं। संरक्षण सेवाएं क्या है? विविधता का क्या करता है? रक्षण करता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। एक तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या सर्विसेज देता है ह्यूमन के लिए, क्या वो मतलब उपयोगी सेवाएं देता है। इसमें प्रश्न ऐसे मतलब बहुत डीप जाके अगर प्रश्न पूछे, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, ये पोषण चक्कर और परागकण जो है कैसी सेवाएं हैं, तो ये कैसी सेवाएं? समर्थन सेवाएं हैं। सांस्कृतिक वाले को आप थोड़ा सिक्नाइज कर लिए कि आध्यात्मिक, शैक्षणिक, ये चूंकि संस्कृति से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। संरक्षण में देखिए क्या, जैव विविधता का संरक्षण होता है, इसलिए संरक्षण सेवाएं हैं। नियंत्रण में क्या है? जलवायु रोग का नियंत्रण होता है। और व्यवस्था सेवा में क्या है? खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन होता है। तो ये चीज व्यवस्था सेवाएं हैं। ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिक पश्चात इकाई है, इसको हम लोग भी पढ़े, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से धारण करने के लिए अधिकतम न्यूनतम भूमि को क्या बोलते हैं? तो वही चीज है, हम लोग अभी देखेंगे। न्यूनतम भूमि या वही पद है जो एक मनुष्य का जीवन जिसमें चल जाए, पारिस्थितिक पश्चात बोलते हैं। कौन सा कार्बन सामाजिक मूल्य के पद को, तो ये हम लोग अभी देख रहे थे, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 को उत्सर्जन में दीर्घकालिक क्षति, ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन का सामाजिक मूल्य। IAS का प्रश्न था, पूछा हुआ था 2020 में। इकोसिस्टम, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं को निम्नलिखित प्रमुख वर्णन करता है। व्यवस्था समर्थन इसमें करता है, जिसमें कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो हम लोग अभी देखें समर्थन सेवा कौन सी होती है। पोषण और ये क्या है? ये कौन सी सेवा है? ये संरक्षण सेवा है। ठीक है। और ये जलवायु रोग नियंत्रण, ये कौन सी सेवा थी? ये भी हम लोग ऊपर देख रहे थे, कौन सी सेवा में आ रहा था? ये सेवा में आ रहा था, ये किस में आ रहा था? नियंत्रण सेवा में आ रहा था। ठीक है। खाद्यान्न और ये किसमें? व्यवस्था सेवा में आ रहा था। आप देख सकते हैं ऊपर पे, ये किस में आ रहा था? नियंत्रण सेवा में आ रहा था। और ये खाद्यान्न और ये जो किस में आ रहा था? व्यवस्था सेवा में। इसके बाद आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड बेसिकली परिभाषा से रिलेटेड नहीं, पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड जो सिंपल कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो उससे व्यवहारिक से संबंधित है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। जब जब एक बार क्या वृक्ष लगाने की बात हुई तो सब बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ, यूकेलिप्टस के पेड़ को लगाने लोग शुरू कर दिए, लेकिन बाद में समझ आया कि ये क्या है? जल ग्रहण अधिक करता है ये, इस वजह से इसको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। जहां जहां इसको लगाया गया वहां पे क्या है? जल की कमी हो गई और भूजल स्तर नीचे चला गया। वहां की मिट्टी का जलस्तर काफी नीचे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बहुत आया था, ऑस्ट्रेलिया से में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ अगर इंडिया में इसको जब लगाया गया तो क्या हुआ, ये वहां का जलस्तर नीचे चल गया और भूमि में लवणों की मात्रा क्या हुई? अधिक हो गई। भूमि क्षारी हो गई एक तरह से। ठीक है। क्षारी भूमि की जो है, क्योंकि जो जल था वो नीचे चला गया, लवण वहीं बचे रह गए, तो इस वजह से क्या हुआ, ये मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। बहते हुए जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। अब इसमें देखो दो टर्म्स आ रहा है, लैंटिक और लोटिक। ठीक है। लैंटिक और लोटिक। तो जैसे आर्द्र भूमि है, तालाब है, जो स्थिर जल वाले हैं, जैसे उनका कहीं जल बहाव नहीं हो रहा है, तो क्या बोले जाते हैं? लैंटिक बोले जाते हैं। ठीक है। वो स्थिर जल के हैं। और जो जल बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? लोटिक। ठीक है। लोटिक आवास बोलते हैं, जैसे नदी है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पे इसको देख लेने की जरूरत है। जैसे मान लो समुदाय ए है, जंगल है, और समुदाय बी है, घास है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये वाली जो रेखा संक्रमण जोन जो होगा, जहाँ की दोनों की विशेषता पाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हम लोग जो देख रहे थे इसको क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे आप समझो कि यहाँ पे इस वाले, यहाँ तो फिगर बना ही है, लेकिन वैसे समझो धीरे धीरे जैसे यहाँ घासें हैं, इस वाली जगह पे घास है और इस वाली जगह पे पेड़ है, ऐसी ऐसी यहाँ की जलवायु है या ऐसी विशेषता, यहाँ पेड़ है। अब एक ऐसा ये प्लेस है जिसमें थोड़ा बहुत घासें भी पाई जा रही हैं और वृक्ष भी पाया जा रहा है। यहाँ ज्यादातर घासें पाई जा रही हैं, यहाँ ज्यादातर पेड़ पाए जा रहे हैं। तो ये जो रीजन होगा, ये रीजन क्या बोला जाएगा? इकोटोन बोला जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हम लोग पढ़े थे प्रश्न शुरू भी एक बार, बहुत पहले हम लोग स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग इकोलॉजी में, तो इसमें दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया था? एजी टांसले महोदय ने किया हुआ है। इसके बाद जो है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए यहाँ पे उत्पादकता बेसिकली क्या है? उत्पादकता ये है कि कम क्षेत्रफल है जिसका, मान लो पर हेक्टेयर या ऐसे इस तरह से आप बात की जाए कि एक उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कम एरिया में कितना अधिक प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। तो इसका पूछ रहा है कि घटती उत्पादकता सबसे अधिक कौन है, फिर उससे कम, उससे कम। तो उत्पादकता बेसिकली ये एक तरह से पैरामीटर प्रति हेक्टेयर में उत्पादन का मान है। एक तरह से अगर ऐसे देखा जाए कि भाई किसी मान लो, हालांकि परिभाषा इसकी नहीं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे प्रति हेक्टेयर, जैसे मान लो गेहूं का खेत है, तो एक खेत पता चला आपके पास 1 बिस्से का है, वो पता चला आपको 1 कुंटल गेहूं दे दिया।
और एक आपका 1 बीघे का खेत है, वो आपको 1 बीघे में कुंटल दे रहा है, तो उत्पादकता किसकी अधिक होगी? एक बीघे वाले की। मतलब इस तरह से अगर समझा जाए, इसको सामान्य शब्द में समझा रहा हूँ, परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, तो इस सेंस में मैंग्रोव जो होते हैं उनकी उत्पादकता क्या होती है? अधिक होती है। फिर उसके बाद घास स्थल, झील और महासागर। तो प्राय प्राय अधिक विविधता वाले पाचन की उत्पादकता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो मैंग्रोव में क्या होता है? विविधता अधिक होती है, क्योंकि जल और स्थल का संगम होता है, खारा पानी होता है, जल की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, स्थल की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो एक विशेष परिस्थितियों से यहाँ विविधता अधिक होती है, इसलिए उनका क्या होता है? वहां पे उत्पादकता अधिक होती है। एक टर्म्स आता है पिक्नोलाइन। पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या होता है? ये किसी निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। घनत्व प्रवणता तो घनत्व में कैसे परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं पिक्नोलाइन। हेलोक्लाइन क्या होता है? ये जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। और थर्मोक्लाइन क्या होता है? किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को दिखाता है। बेसिकली क्या है ना, इसके तीनों जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, इसमें सबसे समझने जो वाली बात जो है, ये प्रवणता क्या होता है, ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। जैसे कहीं पे क्या होगा, कोई चीज ज्यादा होगी, और कहीं पे कोई चीज, वही चीज क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे समझिए कि कोई जल निकाय है, वहां पे कहीं घनत्व अधिक है, नीचे मान लो अगर ये जल निकाय ऐसे ऐसे करके है, तो नीचे वाले हिस्से में दबाव के कारण घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक होगा, और ऊपर वाले हिस्से में घनत्व क्या होगा? हल्का, मतलब वहां पे कम रहेगा अपेक्षाकृत। तो ये जल की विशेषता होती है कि ऊपर जैसे दबाव जैसे जैसे बढ़ता है, तो दबाव वहां बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा? घनत्व नीचे बढ़ता जाता है। तो ये बेसिकली जो अंतर होता है, घनत्व बढ़ने की गति, जो घनत्व बढ़ने के जो प्रभाव में जो अंतर होता है, वो बोलते हैं उसको यहाँ पे घनत्व की प्रवणता बोलते हैं। इसको पिक्नोलाइन बोला जाता है, इसको पिक्नोलाइन से दिखाया जाता है। अगर कोई लाइन बनाई जाए तो उसको पिक्नोलाइन से दिखाया जाएगा। इसी प्रकार लवणता का भी होता है कि लवणता जैसे क्या होता है, सतह पे तो अधिक रहती है, फिर धीरे धीरे गहराई के साथ क्या होती है, वो एकाएक तेजी से फिर कम होती है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, उसको उसको लवणता प्रवणता बोलते हैं, इसको हेलोक्लाइन से दिखाते हैं। इसी प्रकार तापमान भी होता है जल में, कि तापमान ऊपर के हिस्से में क्या रहेगा, जल का तापमान अधिक होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। लेकिन नीचे जाने पे क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो वो जो है यहाँ पे एक जगह ऐसा आएगा जहाँ तापमान में परिवर्तन होगा तेजी से, तो उसको थर्मोक्लाइन से, या ये पूरी लाइन जो दिखाती है उसको थर्मोक्लाइन से दिखाते हैं। अर्निजनेस ने 1973 में क्या किया? सर्वप्रथम गहन प्राशि अर्नेस्नेस जो आता है, अर्निजनेस या अर्नेस्नेस, गहन, ये पूछता है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी टर्म्स किसने दिया था? तो अर्नेस्नेस ने दिया हो। तो ये टर्म्स एक बार प्रश्न इससे आता है बार बार। पास्की नीसे, पास्की नीसे शब्द क्या है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है टीसीएस में और आईएएस में भी आ चुका है प्रश्न ये। तो पास्की नीसे का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ब्रिनले ने किया हुआ है। ये 1970 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास इसको बोला हुआ है, नीचे को। नीचे मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति, जो मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति एक ही प्लेस पे मान लो 10 व्यक्ति रह रहे हैं, अगर उदाहरण स्वरूप हम समझें, या एक ही कोई जंगल है, उस जंगल में पता चला कि 10 जानवर रह रहे हैं, और वो जंगल बहुत बड़ा नहीं, बस 1 किलोमीटर का है। उस 1 किलोमीटर के दायरे में 10 जानवर हैं, और वो 10 जानवर उस 1 किलोमीटर के पूरे दायरे में घूम भी रहे हैं, लेकिन हर हर जानवर का अपना नीचे होगा, उसका एक अपना, भाई कोई ऐसा नहीं कि वो सबका नीचे एक हो गया। क्योंकि अगर कोई शाकाहारी जानवर है, तो अपने हिसाब से भोजन की तलाश करेगा, अपने हिसाब से पानी पिएगा, और जहाँ मांसाहारी रहेगा उसके पास जाने से डरेगा। कोई मांसाहारी है तो सीधी सी बात, वो शाकाहारियों को ढूंढेगा, और वो ढूंढ ढूंढ के उनको खाने का प्रयास करेगा, अपने हिसाब से पानी पिएगा, अपने हिसाब से, तो उसकी अपनी विशेषता हो जाएगी। कोई मिक्सअप है, सर्वाहारी है, वो अपने हिसाब से रहेगा, वो शाकाहारी को भी ढूंढेगा कि भाई ये भी मिल जाए तो ठीक है, जानवर खा लेते हैं, मांसाहारी मिल जाते हैं और उसको भी खा लेते हैं। जैसे अगर उसी एरिया में कोई मनुष्य भी है, तो अपने हिसाब से सोचेगा, और फिर क्या है, वो पौधों से भी भोजन ग्रहण करेगा। तो उस व्यक्ति का क्या है, अपना नीचे होगा। तो नीचे मतलब क्या होता है कि एक एरिया विशेष में भले कई प्रजातियां रहने, लेकिन हर प्रजाति का अपना क्या होता है, नीचे विशेष होता है। और फिर उस प्रजाति में भी, पर प्रजाति में जैसे मान लो बर्ड है, तो बर्ड में भी अनेक बर्ड हो गई, तो उनका भी अपना अलग अलग हो जाता है। जरूरी नहीं जो एक बर्ड करे वो दूसरी बर्ड भी करे, ऐसा मतलब अलग अलग रहता है। ये बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। इसको दिया था किसने? जोसेफ ब्रिनले ने दिया हुआ था। इसी को सूक्ष्म आवास बोलते हैं। सूक्ष्म आवास मतलब उसका अपना आवास, एक तरह से वो अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में जो है पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट जो बात ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा, 1972 में था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब था? ये 1986 में थे। कई बार बेसिक लेवल पे कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने का अधिनियम 2006 में पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। और जो जनजाति हैं, जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी जो है, वन निवासियों से संबंधित उनके वन अधिकारों को जो देने की, मान्यता देने की जो
अधिनियम आया था, वो 2006 में आया था। इंपॉर्टेंट अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषककारी जल को सघन ठंडे पोषक जल तत्वों से भरपूर जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे इसमें बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बस लिख दिया गया है कि आगे प्रश्न आया होगा, बन गया है। जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से समझें कि अगर मान लीजिए कि ये स्थल है, यहाँ पे ये अगर इस तरह से स्थल हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे समुद्र है इस तरीके से, और इन केस अगर स्थल से ऐसे समुद्र की तरफ ऊपर ऐसे हवा बह रही है इस तरीके से, तो ये वायु क्या करेगी, यहाँ से जल की ऊपरी सतह को जो गर्म जल है, उसमें गर्म जल है और पोषक रहित जल को, पोषक रहित क्या बोला कि उसको ऊपर वाले जल में अक्सर जो पोषक है उसको हो सकता है कि वहाँ के जो मछलियां जो जीव हो उसको खा चुके हैं, तो ये फिर क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है। जैसे ये जल हटता है, नेचुरल प्रोसेस से पवन चल रही है वो अपना हटा देगी, ऐसा नहीं कि उसका कोई प्रयोजन है, लेकिन ऐसा उसका उस जगह पे पवन चलने का ऐसा रीजन होगा कि वो पवन ऐसे चल रही तो जल हट जाएगा। जब ये जल हटेगा तो उसके नीचे से ठंडा जल आएगा और उसके साथ पोषक तत्व भी क्या होते हैं ऊपर आएंगे, वो जो है वो स्थान उससे फिर परिपूर्ण। ये घटना दिखती नहीं लेकिन इसको वो चलता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम एग्जैक्टली जाके जज ही कर सकते हैं, देख के वो कर सकते हैं, लेकिन ये होता रहता है क्योंकि समुद्र में किनारे की लहरें चलती हैं, तो आइडिया नहीं लग पाता कि वो कैसे प्रोसेस वर्क कर रहा है, तो देखने से एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद जो है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वे क्षेत्र जो जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया इंडिया में, जिन्हें अगर हमने कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित कर रखा है तो वो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र होते हैं। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया है, इसको नोटिफाई किया जाता है कि ये एरिया जो है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल रूप से क्या है, इको सेंसिटिव है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजन हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित रेगुलेट किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है, मतलब वैसा नहीं कोई क्षेत्रों आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अगर मान लो व्यावसायिक प्रयोजन के वाहन है तो उनको रेगुलेट करते हैं। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कृषि को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध है, कुछ इको सेंसिटिव जोन में कृषि तो की ही जाएगी, क्योंकि कृषि तो लोग वहाँ जो लोग रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि सारी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, कुछ व्यावसायिक गतिविधियों पर निषेध किया गया, प्रतिबंध नहीं, निषेध पर कुछ हद तक रोक लगाई गई है। अब फिर से आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित वृक्षों से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो नीम, बबूल, पीपल, अगर इसको देखें ये सब तो पारिस्थितिकी मित्र, तो कौन इसमें है, यूकेलिप्टस, क्योंकि जल को क्या करता है, अधिक ज्यादा अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। निम्नलिखित कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, वही चीज है हम लोग देखेंगे। कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट, सेम वही यूकेलिप्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक हमने लोगों ने बात की थी, लेंटिक मतलब जो स्थिर जल होता है, ऐसे रुका रहता है। ठीक है, तो इसमें तालाब और दलदल हो जाएंगे। नदी चूंकि क्या है नदी लोटिक है, झरना ये क्या है लोटिक है, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण, हम लोग इसको बड़े तभी इकोटोन होता है, घास वाला और ये वन वाला, ये बीच वाला जो रीजन है क्या है, ये इकोटोन है। दो जैविक समुदाय को संक्रमण, सेम वही प्रश्न है, इकोटोन हो जाएगा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हम लोग अभी पढ़े थे, महासागर होता है। सबसे अस्थायी महासागर होता है, हम लोग पढ़ लिए, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर होता है। कार्यतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित से कौन सा सही अनुक्रम है, तो पारिस्थितिक तंत्र घटती तो सबसे ज्यादा किसका था, मैंग्रोव का था, फिर उसके बाद घास का था, फिर झील का, फिर महासागर, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, हम लोग पढ़े थे अर्निशनेस या इंग्लिश में अर्नेसनेस लिखा रहेगा, 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत, एकल चरम सिद्धांत या मोनो मोनोक्लाइमेक्स, ये कौन दिया था, तो ये दिए थे, मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत दिए थे एफ ई क्लेमेंट्स। ठीक है, क्लेमेंट्स इस सिद्धांत को प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्च स्तर तक विकसित समुदाय होता है, जबकि दूसरी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई ये जैसे रीजन है, अलग अलग रीजन है, ठीक है, तो जैसे मान लो कहीं घास स्थल है, कहीं पर्णपाती वन का है, कहीं जो है जंगलों का अपना पूरा जो है जो सदाबहार वनों का है, तो जैसे जो एरिया सदाबहार वन का होगा वहां पे सदाबहार वनों की तो प्रभाविता होगी, वो सबसे अधिक विकसित होंगे, सबसे अधिक उच्च स्तर पे होंगे। उच्च स्तर मतलब ऐसा ऊंचाई से नहीं लेना है, मतलब उनके अनुकूल वहां की पारिस्थितिकी है, इसलिए वो सबसे ज्यादा वहां प्रभावी है। जबकि और जो समुदाय है वो धीरे धीरे वहां पे डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन सबसे प्रभाविता उनकी होती है। इसी को बता रहे हैं कि ये इसको बोल रहे हैं चरम स्तर, मतलब किसी भी प्लेस को, मान लो कोई जो हम लोग अभी देख रहे थे, बेसिकली ये जैविक अनुक्रमण से संबंधित है एक तरह से, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि वो नग्नावस्था में रहता है, वहां का कोई स्थल है, देश में रहेगा, फिर धीरे धीरे विकास होगा,
विकसित होते हुए कोई वो इकोसिस्टम स्थिरीकरण की तरफ बढ़ेगा। तो जो स्थिरीकरण में बढ़ेगा उसके सबसे ज्यादा जो उच्च स्तर पे कोई समुदाय रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो वहां सबसे ज्यादा स्थिर और सबसे ज्यादा विकसित होगा, उसी की बात कर रहे हैं। प्राचीन नीचे की संकल्पना कौन दिया था? ग्रेन ने। हमने बता दिया नीचे या नीच या निकेत या कर्मता, आला, इसको आला भी बोलते हैं, कई शब्द हैं इसके। इसको जो है क्या लिखा रहेगा, आला भी लिखा रहता है, इसको नीचे भी लिखा रहता है, ठीक है। इंग्लिश में NICHE लिखा रहता है, ठीक है। और इसी को कर्मता भी बोल देते हैं कई बार। तो ये इतने टर्म्स इसके क्या है, अलग अलग यूज होते हैं। स्पेसिफिक रूप से नीचे या नीचे, ये अगर याद है तो आप इसको हमेशा क्या कहें, कहीं ना कहीं ये तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये 1970 में ग्रेन ने दिया हुआ था इसको। प्राकृत निकेत, वही देखिए फिर यहाँ से उसी को निकेत यूज कर लिया है। निम्नलिखित कथनों को में से कौन सही है, तो इसको देख लेते हैं। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है, या मतलब कार्यात्मक भूमिका के बारे में बात करता है। तो ये एकदम सही बात है। इसमें नीचे में एक चीज क्या रहेगी, फंक्शनल जो है कार्यात्मक भूमिका रहती है किसी भी जीव, क्योंकि वो अपने जिस प्लेस पे रह रहा है वही तो वो कार्य कर रहा है, तो उसकी कार्यात्मक एक्टिव भूमिका रहती है, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि प्रत्येक प्रजाति का एक अपना अलग स्थान होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पारिस्थितिक के सलाहकारों और उनके विषयों में पारित कानूनों की वार्षिक सूची। तो वन्य जीव संरक्षण हम लोग देख लिए 72 है। इस तरह से जब प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको तुरंत लिखते चलना चाहिए, थर्ड वाला हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986, ये फर्स्ट हो गया। दो से ही कई बार मैच हो जाता है, तो ए की जगह थर्ड आना चाहिए और बी की जगह, तो थर्ड और बी की जगह फर्स्ट। क्या और कहीं पे आ रहा है थर्ड? तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें ये आंसर अगर आगे, हालांकि इसमें आंसर कोई भी नहीं सही, कुछ इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। जनजातीय वनवासी से संबंधित जो अधिनियम ये दिया नहीं है यहाँ पे, 2013 लिख दिया है, क्योंकि 2013 यहाँ होना नहीं चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम, इसमें एक गलती लिखा है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में था, ठीक है। यहाँ पे ये 80 में पारित था, और वन अधिकारों वाला क्या था, 2006 में पारित था। बेसिकली ये प्रश्न ही गलत फ्रेम है, हालांकि ये जो है आंसर इसमें इसलिए नहीं निकल पा रहा है। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ये 1986 में आया था, ये वन अधिकारों वाला 2006 में आया था, वन संरक्षण वाला ये 1980 में आया था, इसलिए आंसर इसमें क्योंकि गलत है तो इसलिए सेट नहीं हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को तो हम लोग को प्रदर्शित करता है, तो हम लोग देखते हैं पिक्नोलाइन। पिक्नोलाइन क्या रहता है, ये किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दिखाता है। हैलोक्लाइन हम लोग देखे थे, हैलोक्लाइन तो ये लवणता को दिखाता है, लवणता में अंतर को दिखाता है। और थर्मोक्लाइन क्या होता है, तो ये टेम्परेचर से संबंधित है, ताप प्रवणता को दिखाता है। देखो टी एस से स्टार्ट होगा थर्मो, तो ये क्या है, ताप से रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ से टेम्परेचर ताप। हैलो है, तो इसमें अगर हिंदी में याद करना हो, अगर वैसे याद करना हो तो लो से अगर आप इसको लवणता लेके चल सकते हैं। पिक्नो लाइन बच रहा है, ये किससे रिलेटेड है, ये घनत्व प्रवणता से संबंधित है, ठीक। पारितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री प्रवाह अपवेलिंग इसको बोलते हैं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नलिखित माध्यम से क्या करते हैं, समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं ये, जैसे हमने आप लोग अभी देख रहे थे कि उत्प्रवाह या अपवेलिंग, जो जल जल क्या करता है, प्रवहन हटा लिया और नीचे से जल ऊपर आ रहा है, एक तो पोषक तत्वों को सतह पे ले आते हैं, ठीक है। और अधः स्थलीय जीवों को भी ये क्या करते हैं, सतह पे ले आते हैं। क्या ऐसा था कि वो जीव को सतह पे ले आ रहे हैं, जीव को नहीं ले आ रहा था, पोषक तत्व को ले आ रहा था, ठीक है। तो ये जीव वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले ये जीव ऊपर नहीं आता, क्योंकि जीव तो है वो ऊपर आएगा कैसे, वो तो नीचे भी जा सकता है, तो तैरने में माहिर है अगर समुद्र में रह रहा था, ठीक है। और अपघटक को नहीं ले आते हैं, तो इसमें मेन क्या है, पोषक तत्वों को ले आते हैं। और जो नीचे से जल आता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों से कौन सा सही है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 के अधीन जो है क्या किया गया है, अधीन घोषित किया गया। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं घोषित किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 जो अधिनियम है उसके तहत घोषित किया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट गलत, तो जहां जहां फर्स्ट रहेगा वो गलत हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी ये सेकंड सही हो जाएगा। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र घोषित करने का जो प्रयोजन है, उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं को प्रतिबंध लगाना। तो इसमें दो भी गलत हो जाएगा। तो मतलब ये है, ये वाले ऑप्शन बच रहा है हमारे लिए, न तो एक न तो दो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर इसकी व्याख्या देखे थे। इसके बाद 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, विविध अवयव एक दूसरे से संबंधित पारिस्थितिकी के क्या रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं। मानव क्रियाओं
से वातावरण प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अगर ये दोनों बातें सही हैं तो समझना ये है कि क्या ये व्याख्या कर रहा है। तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, अगर हम ऐसे इसको पढ़ें, कारण को पहले लें कि मानव क्रियाओं से संबंधित वातावरण प्रभावित होता है क्योंकि जो है, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से, अच्छा ये हम लोग स्टेटमेंट गलत पढ़ रहे हैं, निर्भर नहीं होते हैं, तो नहीं वाला तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ए गलत है और आर सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं मिस हो गया था हम लोगों से, इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये नहीं है गलत हो जाए क्योंकि होते हैं, और यही देखिए गलती होती है, आपके दिमाग में स्टेटमेंट बना हुआ है पारिस्थितिक अवयव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये आप निर्भर होते ही पढ़ रहे हैं गलती से। कई बार ऐसा होता है जैसा अभी मैंने गलती की, गलती एग्जाम में हो जाती है। इस बार नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। मानव जनित जीवोम, जीवोम बेसिकली जीवोम, इसमें जो लिख के कई बार आएगा जीवोम है या बायोम आता है लिख के, तो ये क्या है, ये वो पारिस्थितिक तंत्र, एक तरह से ये पारिस्थितिक तंत्र के ही उदाहरण है बड़े स्तर पे, ठीक है, जीवोम या बायोम, ठीक। अब इसमें जैसे क्या है, मानव निर्मित पूछ लिया है, तो क्या घास का मैदान मानव निर्मित करता है, वर्षावन मानव निर्मित करेगा, जल तंत्र, तो इसमें सबसे सटीक क्या, घास का मैदान भी मानव बनाता है लेकिन वो लोकल लेवल पे बनाता है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो एक जो एकदम क्लियर कट है फसली भूमि, ये किससे रिलेटेड है, ये मानव भूमि कृत्रिम बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रश्न बचा हुआ है, एक दो प्रश्न और बचे होंगे, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, तो ये सही बात है। प्रवाल भित्तियां जो है ये बेसिकली क्या है, उष्णकटिबंधीय सागरों में ही पाई जाती हैं, ठीक है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन राज्य क्षेत्रों में अवस्थित हैं, तो ये भी सही, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय सागर में ही ये जो प्लेस आ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रवाल भित्तियों में विविधता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जंतु बहुत अधिक होते हैं, तो ये 1 2 3 सब सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग का आज का जो ये क्लास ये एंड होती है। यह जो है घटना चक्र की पुस्तक से हम